जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लासेस में। तो हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट अगला प्रैक्टिस सेट जो है वो करवाते हैं। तो अगले प्रैक्टिस सेट में जो हमारा क्वेश्चन आता है, वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है कि अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है। ऑप्शन ए आता है झंडा, झंडा। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है पड़ोसिन, पड़ोसिन। सी आता है आजीविका, आजीविका। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा आता है चरमोत्कर्ष। तो अशुद्ध वर्तनी में बताना ऑप्शन ए झंडा, पड़ोसिन, आजीविका और चरमोत्कर्ष लिखा है। तो और कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसकी जगह लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष। क्या होगी शुद्ध वर्तनी, तो चरमोत्कर्ष होगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से निम्न में से निम्न में से ऐसा वाक्य चुनिए, ऐसा वाक्य चुनिए, निम्न में से ऐसा वाक्य जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, जिसमें अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि ऐसा वाक्य चुनना है जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, मतलब कि वो वाक्य पूरा सही हो। तो ऑप्शन ए आता है कि दक्षिण के लोग, दक्षिण के लोग, दक्षिण के लोग काफी अधिक पीते हैं, कॉफी अधिक पीते हैं। दक्षिण के लोग काफी अधिक पीते हैं। अगला आता है कि ऑप्शन बी आता है यह कथा, यह कथा अवर्णनीय है, यह कक्षा अवर्णनीय है। यह कक्षा अवर्णनीय है। ऑप्शन सी हमारा आता है कि वह स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंच गया, वह स्टेशन पर पहुंच गया। अगला क्या, वह स्टेशन पर पहुंच गया। और लास्ट ऑप्शन आता है माली ने लकड़ी और घास काट ली। माली ने लकड़ी और घास काट ली। तो क्वेश्चन हमारा क्या, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, जल्दी जल्दी में ना पढ़ेंगे तो समझेंगे क्वेश्चन को कि दिया कि जिसमें अशुद्ध वर्तनी पद ना हो, मतलब कि जो ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी गलती ना हो। तो ऑप्शन ए है दक्षिण के लोग काफी अधिक पीते हैं। ऑप्शन बी यह कथा क्या कच्चा अवर्णनीय है, वह स्टेशन पर पहुंच गया, माली ने लकड़ी और घास काट ली। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। दक्षिण के लोग काफी अधिक पीते हैं, पूरा वाक्य हमारा सही है। ऑप्शन बी की बात करें तो यह कक्षा अवर्णनीय, तो यह कक्षा अवर्णनीय की जगह क्या होगा, तो यह कक्षा कैसे लगेगा, यह कथा अवर्णनीय की शुद्ध वर्तनी होगी। तो यह कथा अवर्णनीय है। ऑप्शन बी। सी की बात करें वह स्टेशन पर पहुंच गया, तो स्टेशन की शुद्ध वर्तनी वह स्टेशन पर पहुंच गया। अब बात करते हैं डी की, तो माली ने लकड़ी और घास काट ली। तो माली ने लकड़ी और घास काट ली, माली ने लकड़ी और घास काट ली। तो कौन सा वाक्य शुद्ध था, तो दक्षिण के लोग काफी अधिक पीते हैं। दूसरा वाक्य था यह कक्षा अवर्णनीय है, तो इसका शुद्ध वर्तनी को यह कथा अवर्णनीय है। ऑप्शन सी वह स्टेशन पर पहुंच गया, तो स्टेशन की शुद्ध वर्तनी ये माली ने लकड़ी और घास काट ली। तो इसमें क्या मिस्टेक है, लकड़ी और घास। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से वाक्य के कौन से भाग में वाक्य के कौन से भाग में वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है, कौन से भाग में त्रुटि है। तो निम्नलिखित में से वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है। वाक्य हमारा क्या, वाक्य विद्वानों का दल आ रहा है, विद्वानों का दल आ रहा है। तो इसमें त्रुटि बतानी है। ऑप्शन ए आता है दल, ऑप्शन बी आता है आ रहा है, आ रहा है, ऑप्शन सी यदि कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। लास्ट ऑप्शन आता है डी हमारा विद्वान, विद्वान। तो निम्नलिखित में से वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है और विद्वानों का दल आ रहा है। ऑप्शन ए दल आ रहा है, कोई त्रुटि नहीं है, फिर विद्वानों को। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्वानों की शुद्ध वर्तनी होती है विद्वानों, ना कि विद्वानों। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द क्या है हमारा, तो क्रय का विलोम बताना है। क्रय का विलोम बताना है। ऑप्शन ए आता है निर्यात, निर्यात। ऑप्शन बी हमारा आता है बंधन, बंधन। ऑप्शन सी आता है अहित। लास्ट ऑप्शन आता है विक्रय, विक्रय। तो दिए गए शब्द का विलोम बताएं तो क्रय का विलोम शब्द क्या होगा। आप बात करते हैं ऑप्शन ए की निर्यात की, तो निर्यात का विलोम होता है आयात, निर्यात का विलोम होता है आयात। अब बात करें बंधन, तो बंधन बंधन का होता है मुक्ति, बंधन की होती है मुक्ति। अहित का हित। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्रय का विलोम क्या होता है, तो क्रय का विलोम विक्रय होता है, निर्यात का आयात, बंधन का मुक्ति और अहित का हित होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि सुंदरी के लिए, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। निम्न में से क्या होगा, निम्न में से क्या होगा। तो सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन ए आता है हमारा भामा, भामा। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है सुदर्शना, सुदर्शना। ऑप्शन सी आता है वनिता, वनिता। डी आता है रानी। तो सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। अगर बात करें ऑप्शन ए की तो भामा, तो भामा स्त्री का होता है। वनिता भी स्त्री का ही होता है, तो वनिता हो गया स्त्री का। वनिता और भामा दोनों स्त्री के पर्याय होते हैं। बात करते हैं वनिता की, तो वनिता भी स्त्री का ही हो गया। बात करें रानी की, तो रानी का होता है राज्ञी, राज्ञी, महिषी,
और बेगम, ये हो गए रानी के। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि सुंदरी के पर्याय के लिए शब्द है जो वो सुदर्शना होगा। इसके अन्य जो होते हैं वो जैसे हो गए प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, चंद्रमुखी, प्रियदर्शनी, चंद्रमुखी, मृगनयनी, तो ये हो गए सुदर्शना के पर्याय। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि कमल का, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए आता है पयोध, पयोध। ऑप्शन बी आता है पंकज, सी आता है पंकज, और डी आता है हमारा सुमन, सुमन। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बात करें पयोध की, तो पयोध का पर्यायवाची क्या होता है? तो पयोध द मीन्स देने वाला, तो मतलब कि जो जल को देता हो, यानी कि बादल, बादल, घन, जलधर और पयोधर। तो बादल, घन, जलधर और पयोधर। बात करें पंकज, तो पंकज कोई, अब बात करें पंकज तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज। इसके और कौन से होते हैं? तो जैसे पुंज हो गया, जलज और नलिन, जलज और नलिन। बात करते हैं सुमन की, तो सुमन का होता है कुसुम, कुसुम, मंजरी, कुसुम हो गया, मंजरी होगा, प्रसून और उत्तर मांस, उत्तर मांस, ये हो गए। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पंकज, और पुंज, जलज, नलिन भी होता है। पयोध का तो बादल, घन, जलधर और पयोधर। सुमन की बात करें तो कुसुम, मंजरी, प्रसून और उत्तर मांस। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि जो अंडे से जन्म लेता हो, जो अंडे से, जो अंडे से जन्म लेता हो, लेता हो, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए, जो अंडे से जन्म लेता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो अंडे से जन्म लेता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो अंडे से जन्म लेता हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए तो मलयज, ऑप्शन ए हमारा आता है मलयज। ऑप्शन बी जो हमारा आता है वो आता है अंत्यज, अंत्यज। ऑप्शन सी की बात करें तो सी आता है जलज, जलज। डी आता है अंडज, डी आता है अंडज। तो जो अंडे से जन्म लेता हो उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए की बात करें मलयज की, तो मलयज का क्या होता है? मलय पर्वत पर, मलय, मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन, तो इसे क्या बोलते हैं? मलयज। अब बात करते हैं अंत्यज की, तो निम्न जाति में उत्पन्न, निम्न जाति में उत्पन्न को क्या बोलते हैं?
निम्न जाति में उत्पन्न, निम्न जाति में उत्पन्न होने वाला, तो निम्न जाति में उत्पन्न होने वाले को अंत्यज, बात करते हैं जलज की, तो जो जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाले को जलज बोलते हैं। तो अंडे में, अंडे से उत्पन्न जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं, तो अंडज। क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अंडज, अंडज। तो इसी तरह में अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि आंखों से आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए आता है धोखा देना, धोखा देना। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है ध्यान न देना, ध्यान ना देना। ऑप्शन सी आता है हमारा कुछ ना देखना, कुछ ना देखना, कुछ ना देखना। डी आता है इशारा करना, डी आता है हमारा इशारा करना। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा, तो ऑप्शन ए धोखा देना, ध्यान ना देना, कुछ ना देखना या इशारा करना। तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला आता है हमारा ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं, प्रगाढ़ एवं स्थायी भाव, तो स्थायी आस्था का भाव, स्थायी आस्था का भाव, स्थायी आस्था का भाव कहलाता है। तो ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था का भाव क्या कहलाता है, ऑप्शन ए आता है मुक्ति, ऑप्शन ए मुक्ति। ऑप्शन बी आता है हमारा आसक्ति, ऑप्शन सी आता है भक्ति, ऑप्शन सी आता है हमारा भक्ति, ऑप्शन डी आता है हमारा विरक्ति। तो ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी भाव का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा भक्ति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर को ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था का भाव भक्ति कहलाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला जो क्वेश्चन है दिए गए विकल्प, दिए गए विकल्प में, दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य में रेखांकित, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को खंड को प्रतिस्थापित, खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है, सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा, खंड हमारा क्या है, तो ये है वाक्य हमारा सचिव ने अध्यक्ष के गले में, अध्यक्ष के गले में, अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। तो एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई,
तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में, अब बात करते एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, इसकी जगह कौन सा वाक्य है जो सटीक बैठेगा? तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में, डायरेक्ट ऑप्शन बताएं तो वाक्य हमारा पूर्ण बनेगा कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, तो हमारा जो शुद्ध वाक्य बनेगा क्या बनेगा? तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, इसमें क्या बोला? एक गुलाब के फूलों की, तो मतलब एक गुलाब की बात कर रहा है, तो शुद्ध अर्थ होगा गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, मतलब वो तीन वाक्यों में से एक जो है वो तत्सम है। तो ऑप्शन आता है हमारा आम, बी आता है हमारा हाथ, ऑप्शन सी जो आता है वो आता है दूध, ऑप्शन डी आता है मयूर। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो इसमें से तद्भव नहीं? बात करें आम की, तो आम तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? इसका तत्सम रूप होता है आम्र। बात करें हाथ की, तो हाथ भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा हस्त। डी की बात करें ऑप्शन सी की, तो दूध का तत्सम रूप होता है दुग्ध। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा तद्भव नहीं है? तो मयूर हमारा तद्भव नहीं, मयूर तत्सम में, तो इसका तद्भव क्या होगा? तो मोर, ये इसका तद्भव रूप है। तो मयूर का तद्भव रूप क्या होगा? मोर। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो मुझे शब्द दिया गया, उसकी संज्ञा ज्ञात करनी है। शब्द हमारा है भीड़। भीड़ में बताना कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन हमारा दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात करना था। भीड़ में कौन सी संज्ञा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि समूहवाचक संज्ञा। भीड़
तो समूहवाचक संज्ञा होती है। और समूहवाचक संज्ञा के अंदर दो होते हैं, तो एक होता है वस्तुओं का समूह। पहला पॉइंट होता है कि वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। तो वस्तुओं के समूह के अंदर कौन कौन सी आते हैं, तो आता है ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा और पुंज। तो ढेर तो है तो समूहवाचक संज्ञा, लेकिन समूहवाचक संज्ञा दो थी, एक वस्तुओं के समूह का। अब बात करते हैं व्यक्तियों के समूह का। अगला जो होता है वो होता है व्यक्तियों के समूह का, व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों के समूह में कौन कौन से आते हैं, तो व्यक्तियों के समूह में आते हैं सभा, समिति, सभा, समिति, संघ, परिवार, संघ, परिवार, भीड़ आदि, भीड़ आदि। तो समझ में आया कि दिए गए शब्द की संख्या क्या करना, तो भीड़ की संख्या बतानी थी। तो भीड़ कौन सा शब्द है, तो समूहवाचक संख्या का। इसमें दो आते हैं, पहला था वस्तुओं का समूह, दूसरा था व्यक्तियों का समूह। वस्तुओं के समूह के अंदर क्या आता है, तो ढेर, श्रृंखला, गुच्छा और पुंज। बात करते हैं व्यक्तियों के समूह के अंदर, तो सभा, समिति, सभा, समिति, संघ और परिवार, भीड़ आदि। तो भीड़ किसका है, तो व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, अगर देखते हैं तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो ये है कि जिससे किसी कार्य, किसी से किसी कार्य के करने का, कार्य के करने का बोध, किसी से किसी कार्य के करने का बोध होता है, बोध होता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। तो जब जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए आती है संज्ञा, ऑप्शन बी आती है हमारी अव्यय, ऑप्शन सी आती है सर्वनाम, ऑप्शन डी जो आता है वो आता है क्रिया। तो आप सभी जानते होंगे कि जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा पढ़ना, खाना, पीना आदि। तो ये हमारी क्या क्रिया के उदाहरण हो गए। तो क्रिया के उदाहरण जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना आदि। अब बात करते हैं क्रिया के, क्रिया किसके अंतर्गत आता है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो विकारी शब्द के, क्रिया विकारी शब्द है। तो क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग और वचन, जिसके रूप, लिंग और वचन, लिंग, वचन और पुरुष, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, के अनुसार बदलते हैं। तो जिसे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में से पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना आदि, ये किसके अंतर्गत आता है, क्रिया। तो क्रिया विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदले जाते हैं। अब बात करें क्रिया, तो क्रिया कितने प्रकार की, क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य में
रेखांकित वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है। तो वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त में कौन सा विकल्प सही है? वाक्य हमारा है वादक के लिए वाद यंत्रों के वादन वाद यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। तो वादक के लिए वाद यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। ऑप्शन ए आता है अभ्यस्त। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है अवगत। ऑप्शन सी आता है निपुण। ऑप्शन डी आता है हमारा अनुभवी। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो पारंगत की जगह प्रतिस्थापित होगा? तो वादक के लिए वाद यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। ऑप्शन ए अभ्यस्त, अवगत, निपुण और अनुभवी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगी। वादक के लिए वाद यंत्रों के वादन में निपुण होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति ही करें। तो वाक्य हमारा मैंने एक गाय और एक भैंस तो ऑप्शन ए आता खरीदे। ऑप्शन बी खरीद। ऑप्शन सी खरीदा। ऑप्शन डी आते खरीदी। तो मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल अंक क्लासेस को सब्सक्राइब करें।